तो सबसे पहले कॉपी पर लिख लें और शुरू करेंगे कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी के परिचय, उसकी मीनिंग और कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं, जो पहली क्लास में जैसा प्राविधान है। ठीक है, तो लिखो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। क्लियर? जिसे इंग्लिश में कहते हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। परीक्षा दृष्टिकोण से अगर देखें तो सिलेबस में आपको लिखा मिलेगा पर्यावरणीय अध्ययन। क्या लिखा मिलेगा? पर्यावरणीय अध्ययन। और वहाँ पर लिखा रहता है इन्वायरमेंटल स्टडी, है ना। तो उसमें क्या रहता है कि चारों तरफ जो कुछ भी आपके सराउंडिंग में चल रहा है वो सब कुछ आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। नृत्य भी पूछा जा सकता है, कलाएं भी पूछी जा सकती हैं, लोक कलाएं भी पूछी जा सकती हैं, है ना। कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं कि पर्यावरण क्या है, ठीक, और पारिस्थितिकी क्या है। ठीक, तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी की अगर बात करें तो पर्यावरण एक बहुत ब्रॉड शब्द है जो भूगोल के अंतर्गत पाया जाता है। इसको परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण शब्द से, ये एकदम स्टार्ट है, एकदम बेस है। परि प्लस आवरण, और परि मतलब होता है परितः, अर्थात चारों ओर, और आवरण मतलब है ढका हुआ या मढ़ा हुआ या कवर्ड। क्लियर? जिसने हमें चारों तरफ से ढक रखा है, वो चाहे संस्कृति हो, चाहे वो कलाएं हो, चाहे वो जलवायु हो, चाहे वो मृदाएं हो, सब कुछ तो है ना। जीव जंतु पेड़ पौधे सब हमारे चारों तरफ है। तो वो चीज़ किसके अंतर्गत आती है? पर्यावरण के अंतर्गत आती है, जिसे हम पर्यावरण के अंतर्गत रखते हैं। अब बात देखो दूसरी क्या आई? पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी में एक बात ये होती है कि इसका जो आविष्कार हुआ वो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है अर्नेस्ट, ये नाम याद रखना, अर्नेस्ट हैकल। कहीं कहीं हेकल मिल जाता है, तो हेकल मिले तो हेकल लिख लेना। इन्होंने इसका आविष्कार किया। पारिस्थितिकी के जनक अगर कहा जाए तो ये हैं। अब देखो यहाँ एक बहुत क्रिटिकल बात है जो टेट और एग्ज़ाम में तो कहेंगे ही, पीसीएस और सिविल एग्ज़ाम में भी ये वाला क्वेश्चन बहुत क्लैश किया है। अर्नेस्ट हैकल अगर नहीं मिलता जनक के स्थान पर, तो एक थे प्रशिया के एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था अलेक्जेंडर बमफोर्स। क्लियर? इनको भी जनक कहते हैं, लेकिन ये वाला नाम रेयर ऑफ द केस में मिलेगा। अगर आपसे कभी कोई पूछे अर्नेस्ट पारिस्थितिकी के जनक कौन है, तो अर्नेस्ट हैकल है। अब यहाँ एक दूसरे और जनक पूछे जाते हैं। अगर कहीं पारिस्थितिकी की भी बात चल रही है ना, अगर कहीं पारिस्थितिकी के अंतर्गत आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है, भारतीय ये पार का मतलब है पारिस्थितिकी, है ना, पारिस्थितिकी तंत्र के जनक, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है, तो आप कहेंगे डॉक्टर रामदेव मिश्रा है। क्लियर? ये दो क्वेश्चन बहुत पिटाए हैं, खूब पूछे गए हैं, पूछे भी जाते हैं। अब ये दोनों बात हो गई। देखो यहाँ पर्यावरण अगर पूछा जाए, पर्यावरण के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, तो एकदम सरल और सहजता से आप बता सकते हैं, बताने में सक्षम हैं कि चारों ओर से जिस किसी ने हमें ढक रखा वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, है ना।
लेकिन अगर पूछा जाए पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है तो बड़ा सरल है, इसमें आप बताएंगे। देखो पारिस्थितिकी की बात कर रहे हैं इधर, पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम दो चीज़ों की बात करते हैं, वातावरण, क्या लिखा, वातावरण प्लस जीव समुदाय, और कोई शब्द नहीं, यही दो शब्द याद रखना है, बात खत्म। वहाँ प्लस की जगह और लिखा होगा, वातावरण एवं जीव समुदाय का अध्ययन करते हैं। अब देखो यहाँ अगर हम वाता की बात करें तो वात मतलब क्या होता है, वायु, क्या होता है, अर्थात आप यह भी कह सकते हैं किसका अध्ययन, जलवायु एवं जीव समुदाय का अध्ययन। अब देखो यहाँ जीव जो शब्द लिखा, बात बहुत स्मूथली समझना, यहाँ जो जीव शब्द लिखा है, जीव में दो चीज़ें आएंगी, एक तो जंतु का अध्ययन और दूसरा पादप का अध्ययन। अगर सीटेट, चूँकि सीटेट एनसीईआरटी बेस बनता है, सिविल बेस में देखो तो वो भी एनसीईआरटी बेस बनता है, तो इन दोनों जगहों पर जंतु और पादप के स्थान पर ये भी शब्द मिलेगा। जंतु को कहते हैं फौना, क्या कहते हैं, फौना, FAUNA, फौना, और पादप को कहते हैं फ्लोरा, क्लियर, फ्लोरा। ये बोटेनिकल लैंग्वेज है, लेकिन यह भी ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, कि जीव समुदाय के अंतर्गत निम्न में से किसको रखा गया है, निम्न में से किसे रखा नहीं गया, तो किसको रखा गया, फौना और फ्लोरा को रखा गया। ये एकदम सरल सी ये दो बातें आपने समझ ली। अब बात आती है कि जब ये बात हो गई तो ये जो पढ़ना है ये है क्या आखिर, ये भी तो एक बात है कि पर्यावरण जो शब्द है, मेन शब्द यही है, ये शब्द इसके सहयोग के रूप में चलता है कि पर्यावरण जो शब्द बना, इसकी स्टडी की जाती, इसको किस सब्जेक्ट के अंतर्गत मेजर में रखा जाता है। जैसे एमएससी होती है, एमएससी इन्वायरमेंट से होती है। अब लेकिन अगर ऐसे आप देखो जो आपके एग्ज़ाम पैटर्न की बात है तो वो भूगोल के अंतर्गत का पर्यावरण है, लेकिन इसमें कुछ इधर उधर से जो चीज़ें उठाई गई तो वो आपके ज्योग्राफी पोर्शन के साथ साथ साइंस पोर्शन भी इसमें इन्वॉल्व है ना। अब दूसरी बात बताने के पहले ये बात समझो कि पर्यावरण की ज़रूरत क्या है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ द इन्वायरमेंट इन टू द टीचिंग एग्जामिनेशन, इनटू द सिविल एग्जामिनेशन, इनटू द स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। जितनी भी परीक्षाएं भारत के अंतर्गत कंडक्ट होती हैं, यहाँ तक कि स्नातक में भी, ग्रेजुएशन में भी, बीए हो या बीएससी हो, वहाँ भी देखा होगा पर्यावरण का बड़ा स्कोप है कि बिना ईवीएस का एग्ज़ाम पास किए आपके यहाँ डिग्री नहीं आएगी। कई यूनिवर्सिटी में ये भी चलन है। अब यह चलन होने का कारण ही यही है कि जिस व्यक्ति को यह समझ नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है, चूँकि रहेगा तो प्रकृति में ही। विज्ञान की अगर बात करें, छोटी सी बात हम समझाने के लिए बता रहे हैं। विज्ञान को आप जानते हैं कि विज्ञान के दो भाग हैं। विज्ञान साइंस को कितने भागों में बांटा गया, दो भाग में। एक है भौतिक विज्ञान और दूसरी थी प्रकृति विज्ञान। एक भौतिक विज्ञान और दूसरी प्रकृति विज्ञान। भौतिक विज्ञान के कितने भाग, दो, और प्रकृति विज्ञान के भी कितने भाग, दो। भौतिक विज्ञान को ही भौतिकी अर्थात फिजिक्स और रसायन में बांटा गया और प्रकृति विज्ञान को ही जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में बांटा गया। वनस्पति विज्ञान में बांटा गया। क्लियर। तो पहले बात समझनी है कि यह जो कुछ भी हमने पढ़ना है तो इसमें इन्वायरमेंट भूगोल होने के साथ साथ प्रकृति विज्ञान होने के कारण इसमें जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान भी समाहित है। यह वाला पोर्शन भी इंक्लूड रहेगा स्टडी पूरी करते समय, है ना, कि जो कुछ भी प्रकृति से पूछा जाएगा, जैसे पशु पक्षी आ जाते हैं तो वो आपके जंतु विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। पेड़ पौधों से जो पूछा जाता है वो किसके अंतर्गत आता है, वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो ये रही बात। क्लियर। अब देखो इसे मिटाएंगे और एक बात समझने का प्रयास करेंगे कि सन 1972 ईस्वी में, कब, 1972 ईस्वी में एक सम्मेलन हुआ, स्टॉकहोम सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन,
स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। देखो हम लिख रहे हैं, कब हुआ? 1972 ईस्वी में। कौन सा सम्मेलन? स्टॉकहोम सम्मेलन, जो पर्यावरण को लेके हुआ था। अब ये जो हुआ, इसमें ये कहा गया कि पूरी दुनिया आगे बढ़ के आएगी, पर्यावरण को बचाएगी, पर्यावरण बचेगा तभी हम बचेंगे, पर्यावरण बचेगा तभी हम बचेंगे। बात हमारी बहुत गौर से सुनना, पर्यावरण बचेगा तभी हम बचेंगे, ये निम्न में से कौन सा वाद है? ये निम्न में से कौन सा वाद है? तो ये नवनियतिवाद है। अभी हम वाद भी बताएंगे पूरे। हाँ, अब दूसरा आता है कि मनुष्य प्रकृति का तत्व है। मनुष्य प्रकृति का तत्व है, ये कौन सा वाद है? ये नियतिवाद है। मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली, ये कौन सा वाद है? तो ये संभववाद है। तो अब जहाँ हम बात करते हैं, स्टॉकहोम सम्मेलन जब हुआ 1972 में, हमने प्रथम विश्व युद्ध भी लड़ लिया था, द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 दोनों लड़ लिए थे। और घनघोर भाई 72 में भारत भी आज़ाद हो चुका था। पूरी दुनिया ने युद्ध के मातम भी देख लिए थे, तोप गोला बारूद का प्रयोग भी देख लिया था, परमाणु हथियार भी चलने शुरू हो चुके थे। 72 के बाद 74 में भारत ने भी पहला परमाणु प्रयोग किया था। पूरी दुनिया धीरे धीरे, वृक्ष कम होते जा रहे थे, वृक्ष कम होते जा रहे थे और वनस्पतियों का दोहन तथा प्रकृति पर मनुष्य का कुठाराघात, प्रकृति का स्वामी बनता हुआ मनुष्य धीरे धीरे प्रकृति को धीरे धीरे क्या करता जा रहा था? कम करता जा रहा था। अब ऐसे में जलवायु परिवर्तन होना, ग्लोबल वार्मिंग होना तथा सांस लेने में, यहाँ तक कि जीवन यापन करने में समस्या का होना एक स्वाभाविक बात थी। ये सब कुछ देखते हुए स्टॉकहोम में सम्मेलन कब होता है? 1972 ईस्वी में। और निर्णय लिया जाता है कि अब इसी कब निर्णय लिया जाता है? 1972 में, कि पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा? पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। और किस तिथि को मनाया जाएगा? तो 5 जून को मनाया जाएगा। ये बात हो गई। लेकिन अब पहला बात ये आता है कि 5 जून पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है, पहले तो यही पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। कब से मनाया जाता है? कौन से सम्मेलन के बाद से? स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद से। 5 जून को निर्णय हुआ था 1972 में। लेकिन क्वेश्चन अगर आ जाए पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है कब से, तो आप कहेंगे भाई उसी वर्ष तो मनाया नहीं जाएगा, क्योंकि उस वर्ष हुआ सम्मेलन। तो कब से मनाया जाएगा? 5 जून को पर्यावरण दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो 1973 से मनाया जा रहा। थोड़ा अगर हम देखें तो, अगर हम पश्चिमी देशों को देखें तो प्रदूषण पश्चिमी देश बहुत करते हैं। पश्चिमी देश मतलब है यूरोपियन कंट्री आपकी, इंग्लैंड, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, उसमें अमेरिका भी आता है, ब्राज़ील भी आता है। प्रदूषण के साथ साथ वहाँ एक चीज़ बहुत सरप्लस है कि प्राकृतिक संसाधन वहाँ हमेशा से बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा हैं। और इस वजह से वो प्रदूषण, दुनिया की सबसे अधिक वाहन है किसके पास? अमेरिका के पास, यूएसए के पास दुनिया के सबसे ज़्यादा वाहन भी हैं। जब अधिक वाहन है, अधिक प्रदूषण है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपने यहाँ प्रदूषण कम नहीं किया, उसका दबाव अन्य देशों पर बनाया। तो इसी सम्मेलन के बाद भारत में, 1973 ईस्वी में पहली बार भारत में वन्य जीव अधिनियम पारित हुआ। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कब पारित हुआ? 1973 ईस्वी में। याद रखना, वन्य जीव अधिनियम पारित हुआ। ये उस जमाने का वर्ल्ड का, मतलब पूरे विश्व का एक नंबर का, मतलब विश्व का उस समय का टॉप क्लास एक्ट माना गया। किसको? भारत का वन्य जीव अधिनियम 1973 में पारित हुआ। इसका विश्व में कौन सा स्थान था अधिनियम का? पहला, है ना, फर्स्ट इन द वर्ल्ड। उस समय पहला है। फिर इसके बाद भारत में ज़रूरत पड़ी कि पर्यावरण वन मंत्रालय भी होना चाहिए। अब तो 1985 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में, अब देखो यहाँ चाहना तो प्रधानमंत्री भी लिख लेना
कि वन्य जीव अधिनियम जब पारित हुआ 1973 में, प्रधानमंत्री कौन? इंदिरा गांधी। 1985 ईस्वी में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन हुआ। इस समय प्रधानमंत्री कौन? राजीव गांधी। अब 1986 ईस्वी में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में। ये देखो ताबड़तोड़ काम होते चले आ रहे हैं। और 1986 वाले पर्यावरण अधिनियम को ही छाता विधान भी कहा जाता है, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। छाता विधान क्यों कहा जाता है? कि माना गया था पूरे इन्वायरमेंट को इसने कवरिंग दी है। जैसे कवर फायर का नाम सुना होगा, एनसीसी वगैरह लिया होगा, या ऐसे भी सुना होगा मूवीज वगैरह में कि कवर फायर। तो कवर फायर इन द मीन ये हुआ कि पर्यावरण को डिफेंड करेगा, बचाएगा। तो ये कब पारित किया गया? 1986 से। इस समय भी राजीव गांधी की ही सरकार थी। और एक और काम हुआ कि 1985 ईस्वी में ही गंगा कार्य योजना, गंगा सफाई जो बात है, गंगा कार्य योजना शुरू हुई, जिसको आप जानते हैं गैप फर्स्ट अगर कह दिया जाए, इंग्लिश में बोलेंगे तो गंगा जी का मतलब गंगा, ए का मतलब एक्शन और पी का मतलब प्लान। गंगा एक्शन प्लान, गंगा कार्य योजना, गैप फर्स्ट कब शुरू किया गया? तो 1985 ईस्वी में शुरू किया गया। एक और बड़ा प्राइम क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, चाहे आपका सीटेट एग्जाम हो, टेट एग्जाम हो, सिविल एग्जाम हो, स्टेट हो या सेंट्रल हो, बहुत पूछा जाता है कि एनजीटी की स्थापना कब की गई? तो एनजीटी की स्थापना कब की गई? सन 2010 में। एनजीटी क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। क्लियर? न्यायाधिकरण। ये न्यायाधिकरण एक प्रकार का न्यायालय है जो लाइक एज हाई कोर्ट वर्क करता है। कौन? एनजीटी। तो पर्यावरण संबंधी सभी जितने भी वाद विवाद होते हैं उन पर निर्णय करने का काम किसका होता है? तो वो काम किसका होता है? एनजीटी का होता है। एनजीटी उस पर निर्णय देती। तो ये वर्ष हैं जो आपको याद करने हैं। अभी थोड़ा स्टार्टिंग की बात। पर्यावरण हमारे देश में आपने सुना कि पहले सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती थी? तो किताबों में लिखा रहता था कि सर्वाधिक वर्षा चेरापूंजी में होती। कहाँ होती थी? चेरापूंजी में। चेरापूंजी एक बहुत बड़ा क्षेत्र था मेघालय के अंदर। उसके बाद ज़्यादा वृक्ष कटाई हुई, अब चेरापूंजी में अधिक वर्षा नहीं होती। अब अधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा भारत में कहाँ होती? तो अब आंसर सही किया जाता है मासिनराम में होती, जबकि मासिनराम चेरापूंजी के अंतर्गत एक छोटा क्षेत्र है। इस बड़े भव्य क्षेत्र में वर्षा होनी कम हुई। क्यों कम हुई? क्योंकि वहाँ पर भारी मात्रा में वृक्षों की कटाई हुई। उत्तराखंड का भी यही सेम कंडीशन है, वहाँ भी वर्षा कम हो गई। भारत के मानसूनी भाग में भी वर्षा होनी कम हो गई। राजस्थान साइड वर्षा बढ़ गई। जलवायु का परिवर्तन जो हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इसको लेके टेंशन और निरंतर बनती चली जा रही है। टेंशन का मेन कारण कौन है? 4 पैर वाले पशु, 2 पंख वाले पक्षी या 2 पैर वाला ये सामाजिक प्राणी जिसे मनुष्य होने का दर्जा प्राप्त है। तो यहाँ बात आती है कि मनुष्य को ही इसमें मेन रोल दिया गया, क्योंकि वो एक प्रकार का विजेता बन चुका। उसका अब अधिकार हो गया किसके ऊपर? प्रकृति के ऊपर। तो अब हेडिंग डालो मनुष्य एवं, यहाँ तो नोट कर लिए हैं। अब आगे बढ़ेंगे और हेडिंग डालिए मनुष्य एवं पर्यावरण का संबंध, रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। उसमें 3 खंड कर देंगे। तीन खंड। ऊपर हेडिंग डाल दो मनुष्य, मानव एवं पर्यावरण का संबंध। मानव एवं पर्यावरण का संबंध, ये हेडिंग डाली है, मानव एवं पर्यावरण संबंध।
और इसके 3 खंड कर देंगे। इसके 3 खंड करेंगे। पहला जो खंड होगा उसमें हेडिंग डालेंगे मानव, दूसरा हेडिंग डालेंगे उसमें काल, और तीसरा काल अर्थात समय, और तीसरे में डालेंगे उसका, उसमें मनुष्य का संबंध क्या है, रिलेशन क्या है। कितने भाग किए? 3। तो देखो काल अगर पहले लिखना चाहो तो काल पहले भी लिख सकते हो। तो पहला जो मानव है वो कौन सा मानव है, उसको आप कह सकते हैं जीवीय मानव या भौतिक मानव, या भौतिक मानव। दूसरा मानव है सामाजिक मानव, तीसरा मानव है आर्थिक मानव, और चौथा मानव है औद्योगिक मानव। औद्योगिक मानव या औद्योगिक मानव को ही प्रौद्योगिक मानव भी कह सकते हैं, उद्योग वाला मानव से भी कह सकते हैं, धंधे वाला मनुष्य भी कह सकते हैं, जो आप सुइटेबल समझें वो कहें। अब देखिए कितने मनुष्य आपके सामने आए? 4। इन चारों मानव में पहला मनुष्य कौन सा है? भौतिक मनुष्य, दूसरा सामाजिक मनुष्य, तीसरा आर्थिक मनुष्य, चौथा औद्योगिक मनुष्य। ये कालखंड की बात कर लेते हैं। जो भौतिक मनुष्य है इसका काम क्या था? तो शिकार, शिकार कहें या इसी को ही कहते हैं आखेट, एवं भोजन। इसका काम 2 थे केवल, खाना खाना और शिकार करना, है ना। शिकार करेगा या आखेट करेगा एक बात, और भोजन करेगा, खाना खाएगा, ठीक। तथा ये पर्यावरण का क्या था? तो इसको कहा जाता था ये पर्यावरण का कारक है, अर्थात इंग्लिश में बात करें तो फैक्टर था। कौन था मनुष्य? फैक्टर होता था। अब अगर बात करेंगे कि सामाजिक मनुष्य कौन था, तो सामाजिक मनुष्य को जिसने सामाजिक बनाया उसका नाम था पशुपालन। क्या नाम था? पशुपालन। जिसने मनुष्य को आर्थिक बनाया उसका नाम क्या था? कृषि। और जिसने मनुष्य को औद्योगिक बनाया उसको आप जानते हैं उद्योग, उद्योग एवं धंधे, उद्योग एवं धंधे। तो देखो कितनी पार्ट हुए? 4 पार्ट हो गए। पहला है शिकार, दूसरा है पशुपालन, तीसरा है कृषि। मनुष्य को सामाजिक किसने बनाया? पशुपालन ने। मनुष्य को आर्थिक किसने बनाया? कृषि ने। मनुष्य को औद्योगिक किसने बनाया? तो उद्योग और धंधे ने। जिसने पशुपालन किया था वो पर्यावरण के लिए कुछ खास उसने नहीं वो काम किया, उसने बस केवल इतना किया कि वो पर्यावरण का परिवर्तन करता, वो रूपांतरण करता कहलाया, रूपांतरण करता। और जिसने कृषि की, आर्थिक मनुष्य, वो कहलाया परिवर्तन करता। हिंदी में नहीं समझ में आ रहा तो आगे इंग्लिश में लिख देते हैं। रूपांतरणकर्ता को बोलते हैं मॉडिफायर, और परिवर्तनकर्ता को कहेंगे चेंजर। क्या कहेंगे? चेंजर। और लास्ट में है उद्योग एवं धंधे करने वाला, तो इसको कहा जाएगा विध्वंसक। इंग्लिश में इसको कहेंगे डिस्ट्रॉयर। अब देखना है यहाँ पर कि 4 भाग जो हमारे परिवर्तित होके आए, उन चारों भागों में क्या है। पहला भौतिक मनुष्य है, मतलब वो आदमी जो सिर्फ भौतिकवादी हुआ करता था, वो वैसे ही जीता था जैसे अन्य प्राणी जीते थे। तो केवल काम क्या था? शिकार करो, खाओ पियो। और इसको पर्यावरण का क्या कहा जाता था? अब यहाँ क्वेश्चन आएगा, जीवी या भौतिक मानव लिख के नहीं आएगा, एग्जाम में आएगा आदि मानव। क्या लिख के आएगा?
आदि मानव। तो आपको समझना है कि ये वही आदमी है जो केवल अपना भोजन और शिकार तक सीमित था, तो वो पर्यावरण का क्या कहलाया? कारक, फैक्टर है। सामाजिक मनुष्य कौन था? जिसने पशुपालन किया। तो सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा पशु पाला? तो सिंधु घाटी सभ्यता से किस पशु की साक्ष्य मिलते हैं? कुत्ते के। किसके मिलते हैं? कुत्ते के। सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा जानवर पाला था जिसे सामाजिक बनने की उसकी पावदान या प्रारंभ हुआ? तो कुत्ता। दूसरा पशु कौन सा मनुष्य ने पाला था? गाय। अगर गाय ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आप कहेंगे घोड़ा संचार के लिए साधन था, ये पाला। कृषि की जब बात आती है तो कृषि में खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी कृषि की थी? तो सबसे पहले झूमिंग शुरू की थी, झूम कृषि। इसके विषय में भी लाइट डालेंगे थोड़ी सी बात कि झूम कृषि कौन सी खेती होती है? वह खेती जो वनों को उखाड़कर और उस भूमि को जलाकर फिर उस पर खेती की जाती, वो कैसी खेती कहलाती है? झूम खेती। और इसे फसल जमीन के अनुपजाऊ होने के बाद जब उपज कम हो जाए वहाँ पर, तो 3 से 5 साल के लिए उस ज़मीन को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। कैसी खेती कहलाती है? झूम खेती। ये आज भी भारत के पूर्वोत्तरी भाग में होती है। पूर्वोत्तर भाग, 7 सिस्टर जो आपके आसाम और अरुणाचल प्रदेश ये साइड है, यहाँ आज भी होती है झूम खेती। अब देखो, रूपांतरण करता ये हुआ जिसने पशु पाले थे, तो आदमी इधर उधर घूमता था, है ना। तो उसने क्या किया कि पशुओं को पाला और कुछ ज़मीन जहाँ पशु को बांधा वहाँ की ज़मीन खराब हुई, वहाँ के पेड़ पौधे खराब हुई, जिस पेड़ से बांधा वह पेड़ को चर लिया उसने। ऐसा होते करते कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन पशुओं के आने से आया। लेकिन जब इसने क्या किया, जब ये कौन सा मानव बना? आर्थिक मानव। तो ये क्या बन गया? परिवर्तन करता। क्वेश्चन देखना कैसा बनेगा। प्रकृति पर परिवर्तन करना मनुष्य ने कैसे शुरू किया? तो उसकी आर्थिक सोच तथा अतिवादिता ने। किसने? आर्थिक सोच एवं, इसको नोट डाउन कर लेंगे, आर्थिक सोच एवं अतिवादिता ने धीरे धीरे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना शुरू किया। वो अपना आधिपत्य करता चला गया। अब देखो, उद्योग मनुष्य कर रहा है, धंधे कर रहा, कंपनियां चल रही हैं, कंपनियों में बॉयलर बड़े बड़े चल रहे हैं, इंजन चल रहे हैं, उससे इतना ज़्यादा प्रदूषण होता है। और इनके आवागमन के लिए, संचार व्यवस्था के लिए अब घोड़ा तो है नहीं, अब है ट्रेन से जाएगा, प्लेन से जाएगा, बस से जाएगा, तो उसमें डीजल पेट्रोल और धुआं होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जिससे पर्यावरण को धीरे धीरे नुकसान होता चला जा रहा है। तो ये जो मनुष्य जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, उसने वैसे वैसे प्रकृति के साथ ही अपने लाभ के लिए, अब ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आज 2022 चल रहा है तो आज आप किसी से ये कह दें कि तुम अब बैलगाड़ी से जाओ, तुम अब साइकिल से चलो, तुम अब पैदल चलो, तो ये संभव आज के ज़माने में नहीं, क्योंकि अब हम फिर से लौटकर 1947 के पहले भारत में जाने वाले तो है नहीं। हर आदमी चाहता हम आगे जाएंगे, हर दुनिया का हर देश आगे बढ़ना चाहता है। तो इसलिए उद्योग धंधे और धीरे धीरे विध्वंसक मनुष्य होता चला जा रहा है। अब यह प्रश्न बनता है कि औद्योगिक मानव को आधुनिक बनने के लिए, या आधुनिक समय में मनुष्य औद्योगिक भी रहे, पीछे तो जाना नहीं है ना। अब हम तो यहाँ खड़े हैं कि हम औद्योगिक मनुष्य हैं, उद्योग धंधे भी कर रहे हैं और पर्यावरण को विध्वंसक भी हैं। तो अब हम क्या करें? तो इसके लिए एक चारा है कि ये करेगा क्या? सतत विकास। क्या करेगा? सतत विकास। सतत विकास को ही टिकाऊ विकास भी कहते हैं, है ना। इसको इंग्लिश में इसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब है, अगर आपने एक कंपनी लगाई और कंपनी से 10 क्विंटल सपोज दैट कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है, तो आप इतने वृक्ष लगाइए वहाँ पर ऑक्सीजन देने वाले, चाहे वो नीम का हो, चाहे बरगद हो, चाहे पीपल हो, कोई भी पेड़ लगा के वहाँ इतना ऑक्सीजन पैदा करें कि आपकी कंपनी में उत्पादित होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा हो। तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे रिड्यूसिंग आएगी। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक और चीज़ कहता है कि यह सतत विकास, सतत मतलब है लगातार, है ना। टिकाऊ विकास तभी संभव है कि एक पेड़ काटना है, उसके पहले 10 पेड़ लगाए जाएं, जब 10 पेड़ बड़े हो जाएं तब वो पेड़ काट दिया जाए। तो ये सतत विकास आपका चलता रहेगा। तो ये रही यहाँ तक की बात। क्लियर?